वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। तो आप सभी कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने देश के भविष्य। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो तक के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, उसको बनाकर देखिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको बनाकर दे दूंगा। लेकिन कुछ आपको भी बनाकर देखना है कि आप मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर उसका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है और आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो हमको यहां पर बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए मैं फॉर्मेट खींच लेता हूं। यहां पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है बैड डेब्ट्स में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 जो है एडजस्टमेंट, उसको देखिए। जो आपका 13 या 14 एडजस्टमेंट है उसमें बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में मैंने बताया है। तो उसको डिटेल में आप बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको पहले एक बार समझ लो, उसके बाद ये सारी वीडियो में आओ, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट में वो क्वेश्चन आता है। ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखेंगे, इस साइड डेबिट लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि एक में बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट खींच लेते हैं हम। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट खींच लेते हैं। यहां पर आ जाएगा लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये एसेट्स और यहां पर अमाउंट, ठीक है। और जो नीचे जो जगह बचा हुआ है वहां पर हम वर्किंग नोट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी नई बुक में पेज नंबर 504 में दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड बिलासपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को, सारे एडजस्टमेंट को लिख लेते हैं। और एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को करेंगे। एडजस्टमेंट को करने के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लिख लेंगे। और एडजस्टमेंट को आप जब करेंगे एग्जाम में या फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट को करते जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जो एडजस्टमेंट को कर लेंगे उसको आप टिक कर लीजिएगा, ताकि दोबारा उसको फिर से ना लिख सको आप, है ना। क्योंकि अगर दोबारा लिख दोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है उसके जो आंसर है वो गलत आ जाएंगे। तो आप ये चीज को ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 6500 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 6500 रुपीज और इसको हम एसेट साइड शो करते हैं। यहां पर स्टॉक लिख देंगे 6500 रुपीज। ये 2 इफेक्ट हो गए। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो देखिए पहला तो लाइबिलिटीज में आएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के आपके डेबिट साइड में आपका सैलरी का आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस का आ जाएगा। तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना आएगा? तो सैलरी जो है वो है 800 रुपीज और वेजेस है
वेजेस है 200 रुपीज़। ये हो गया एक इफेक्ट सैलरी का यहाँ हुआ, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर होगा 2 सैलरीज लिखेंगे। और सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए 200 रुपये दिया हुआ है, 200 रुपये में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 800 रुपये, और आउटर कॉलम में 1000 रुपीज़ लिख देंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वेजेस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 वेजेस। वेजेस देखते हैं ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 300 रुपये का, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 200 रुपये का है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट 12% फॉर 6 मंथ इज ड्यू। ड्यू का मतलब ये है कि अभी पे नहीं किया गया है, और ड्यू हो गया है तो मतलब पे करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बैंक के लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो एक एक्सपेंस होता है। तो पहला जो इफेक्ट आएगा यहाँ आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अब आप देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए बैंक लोन कितना है 3000 रुपये, तो ये 3000 रुपये का 12% और 6 महीने के लिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, हमको निकालना है 6 महीने का, इसलिए हम लिखें यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 12। ये यहीं पर ही मैं आपको काट के बता रहा हूँ, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 180, 30 इंटू 6 180। ये एक इफेक्ट हो गया। और जो बैंक लोन होता है वो लाइबिलिटीज होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बैंक लोन। बैंक लोन है 3000 रुपये, जिसमें कि इंटरेस्ट जो है बन रहा है 180 रुपये, जो कि ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आउटर कॉलम में हम लिख लेंगे 3180 रुपीज़। देखिए जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। और मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखता हूँ कि वो अपने मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं तो वो अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके हमको जवाब देते हैं कि सर इतना होगा। तो बेटा देखिए आप प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मोबाइल से करते रहेंगे पूरे साल भर और एग्ज़ाम में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मोबाइल के यूज टू हो गए हैं, आपको आता है, फिर भी आप मैनुअली करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो भी मैंने कैलकुलेट किया है गलत किया है। तो आप अभी से अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो आपका धीरे धीरे एक्यूरेसी आते जाएगा। मैं भी बीकॉम के स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें भी मैं कैलकुलेटर इसलिए नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मेरा एक्यूरेसी और बढ़ता जाए, ताकि मैं अच्छे से और डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते जाएगा, और बिना कैलकुलेटर के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के जो प्लस माइनस होते हैं या परसेंट निकालना होता है वो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। बस प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बेटा आप निरंतर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सफल होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया। उसके बाद आ जाइए फोर्थ में डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एट 15%। तो डेप्रीशिएशन जो होगा वो एक्सपेंस होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। अब देखिए मशीन कितना है, मशीन का रेट है 35,000 रुपये, 35,000, इसका हमको निकालना है 15%। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 15 0 ज़ा 0, 15 5 ज़ा 75 का 5, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45, और 45 और 7 हो जाएगा 52, मतलब कि 5,250 रुपये डेप्रीशिएशन लगा है मशीन पर, 5,250 रुपीज़। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड में मशीनरी को इनर कॉलम में लिखेंगे 35,000, जिस पर डेप्रीशिएशन लगा, और डेप्रीशिएशन लगा है 5,250 रुपीज़। अब देखिए इसको आपको माइनस करना है, तो आप कैसे करो यार, 35,000 में पहले 5,000 माइनस कर दो तो कितना बचा, 30,000 रुपये बच गया। अब 30,000 में 250 रुपये करना है तो कितना आएगा, 29,750 रुपीज़ आपका ये मशीनरी का आउटर कॉलम में आएगा। ये हो गया। उसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट को जिसमें डाउट होता है वो आ गया है, क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। एक रिजर्व बनाना है बैड डेप्ट के लिए, और डिस्काउंट फॉर डेटर्स। ठीक है, तो एक रिजर्व बनाना है बैड डेप्ट के लिए, मतलब कि ये क्या है, न्यू बैड डेप्ट है। और हम क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड डेप्ट दिया है कि नहीं दिया है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेप्ट रहता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड बैड डेप्ट, और ओल्ड बैड डेप्ट में प्लस होता है जो एडजस्टमेंट के बाहर बैड डेप्ट दिया रहता है उसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेप्ट। क्लियर है?
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी बैड डेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू बैड डेप्ट डायरेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ हमारे समझने के लिए न्यू बैड डेप्ट मतलब एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है। तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे। पहला यहाँ पर आएगा, तो देखिए क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 10%। अब डेटर खोजिए, डेटर कितना है 27,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। अब 27,000 का 10% कितना होगा, तो 2700 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर 27,000 रुपये, जिसमें हम माइनस करेंगे न्यू बैड डेप्ट कितना 2700 रुपये। क्लियर है ये चीज़। और 2700 माइनस करेंगे तो ये आएगा 24,300 रुपये। 24,300 ये 5 6 7 ठीक है 24,300 रुपये। तो क्या हुआ, इसके दो इफेक्ट। पहले आपको देखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड डेप्ट दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है ना। अगर दिया रहता तो हम यहाँ पर लिख देते, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ दी होगी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट में होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट दिया है वो न्यू बैड डेप्ट होता है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट दिया रहता तो उसको ओल्ड बैड डेप्ट यहाँ लिखते और उसमें हम प्लस कर देते न्यू बैड डेप्ट। और न्यू बैड डेप्ट तो ओल्ड बैड डेप्ट दिया ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम न्यू बैड डेप्ट लिख देंगे कितना 2700 रुपये, ठीक है, 27,000 का 10%। अब उसके बाद आगे दिया हुआ है एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स देना है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा टू प्रोविजन फॉर, इसको हम क्या बोलते हैं PDDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना रुपए है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2%। तो किसका 2%, तो देखो बेटा जब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर ये कैसे निकलेगा, तो हम पहले डेटर में माइनस कर लेते हैं न्यू बैड डेप्ट को, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका हम निकालेंगे 2%, ठीक है 2% दिया है। तो देखिए डेटर कितना दिया हुआ है 27,000 रुपये 27,000, जिसमें न्यू बैड डेप्ट को माइनस किए तो कितना, न्यू बैड डेप्ट कितना है 2700, और माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसका 2% निकालेंगे। इसका मतलब माइनस करके देखें तो कितना आ रहा है 24,300। अब इसका 2% निकालेंगे तो ये 2 0 कैंसल, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 486। अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ये 486 को, ये क्या है आपका डिस्काउंट ऑन डेटर है, डिस्काउंट ऑन डेटर 486 रुपीज़। अब ये कितना आ जाएगा, तो 24,300 में 486 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये 300 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24,000, उसके बाद 186 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 23,900, और उसके बाद 86 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 23,814 आएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 23 में 23,804 में 814 में 486 प्लस करके देखता हूँ, 8 9 10 8 4 12 13 और ये 3 4, ठीक है 24,300, ठीक है बढ़िया। 23,814 आएगा, 23,814। फिर से बता रहा हूँ बेटा, न्यू बैड डेप्ट कहाँ पे आएगा, आपका ओल्ड बैड डेप्ट में ऐड हो जाता है, और ओल्ड बैड डेप्ट नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटर में माइनस होगा। और डिस्काउंट ऑन डेटर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जो डेटर होता है उसमें न्यू बैड डेप्ट को माइनस करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका 2% 5% जो भी बुक में दिया हुआ है उस आधार पर हम उसका निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 24,300 बच रहा था, उसका 2% निकालें 486, और यही जो 486 है कहाँ पर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 486, ठीक है। हो गए इसके दो इफेक्ट। उसके बाद अच्छा सारी चीज़ें तो हो गई है, अब हमको क्या करना है, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है सारी चीज़ों को लिखना है और टोटल करना है। तो
सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, जो कि हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपीज़। उसके बाद दिया है परचेज है 40,000 रुपये, टू परचेज है 40,000 रुपये। और देख लेते हैं कहीं पर परचेज रिटर्न है कि नहीं, तो रिटर्न है, परचेज रिटर्न 4,000, तो लगे हाथ इसको माइनस रिटर्न कर देते हैं। लगे हाथ इसको 4,000 रुपये माइनस कर दिया गया और नेट परचेज जो आएगा वो आएगा 36,000 रुपीज़। उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सेल, और बाई सेल में माइनस होता है रिटर्न, और रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पर 2,000 रुपीज़। ठीक है, 2,000 माइनस होगा। ब्रैकेट जहाँ जहाँ लिखता हूँ वहाँ वहाँ उसको माइनस करना है। यहाँ पर जैसे ब्रैकेट नहीं लिखा हूँ मतलब ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हूँ, ये ब्रैकेट बनाया हूँ, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ों को हम लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न लिख लिए। उसके बाद आता है वेजेस, तो वेजेस हम बना लिए हैं, लिख लिए हैं, एडजस्टमेंट में था। कैरियज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और कैरियज आउटवर्ड जो होगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक, तो टू कैरियज इनवर्ड, टू कैरियज इनवर्ड जो है वो आएगा 500 रुपये, और कैरियज आउटवर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, टू कैरियज आउटवर्ड ये है 700 रुपये। अब ये कैरियज इनवर्ड क्या होता है यार, तो देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा और हम रॉ मटेरियल को परचेस करके जब ला रहे हैं, तो जब हम परचेस करके लाते हैं तो हम कुछ भाड़ा देते हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे देते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। और कैरियज आउटवर्ड मतलब कि क्या होता है, जब हम किसी कस्टमर को अगर सेल कर रहे हैं सामान, किसी कस्टमर के यहाँ भिजवा रहे हैं, तो जब वो एक्सपेंसेस लगता है ट्रांसपोर्ट का, वो कहलाता है कैरियज आउटवर्ड। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको लिखते हैं। उसके बाद है सैलरी, जो कि लिख लिया गया है, मशीनरी भी लिख लिया गया है। चैरिटी, देखिए चैरिटी मतलब कि चंदा दिया गया रहता है, उसको बोलते हैं चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी जो होता है एक प्रकार से हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चैरिटी। चैरिटी है 400 रुपीज़। उसके बाद है कैश। कैश मतलब कैश इन हैंड, और ये क्या होता है, एसेट होता है, कैश इन हैंड। कैश, कैश कितना है, 500 रुपये कैश है। ठीक है, उसके बाद डेटर, डेटर लिख लिया गया है ना, यहाँ से डेटर आपका चालू है 27,000। कैपिटल, यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल। कैपिटल जो है वो 50,000 रुपीज़ है, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा, और अगर ड्राइंग होगा तो माइनस हो जाएगा ड्राइंग। ठीक है, तो कैपिटल लिख लिए। सेल है 52,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर 52,000 आ जाएगा, और सेल रिटर्न था 2,000, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आउटर कॉलम में नेट सेल 50,000 रुपीज़। उसके बाद परचेज रिटर्न लिख लिया गया है। क्रेडिटर 13,000 रुपये का है, जो कि लाइबिलिटीज़ में आएगा। क्रेडिटर 13,000 रुपीज़। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन भी लिख लिया गया है 3,000 रुपये। तो सारी वैल्यू लिख ली गई है। अब चलिए टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा बुक्स का जो आंसर है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 4,500 दिया हुआ है, और नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस है 6,616 का, और बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है वो है 60,564 का। तो चलिए टैली करते हैं, और सबसे बड़ा टास्क जो है वो कैलकुलेट करने का ही है। कैलकुलेशन में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है और बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर एक आध हम वैल्यू को अगर भूल गए तो हमारे आंसर्स गलत आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करें, सबसे पहले इधर 50,000 और 6,500, तो ये 56,500 हो जाएगा। और इधर अगर मैं देखूं तो 35, 50, 51, 52,000 आ रहा है। ठीक है, इधर वैल्यू ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो हम लिख लेंगे 56,500 दोनों साइड। जिधर की वैल्यू बड़ी रहती है उसी को ही दोनों साइड लिख लिया जाता है। अब 56,500 में ये माइनस करेंगे
तो ये 36,000 और 15,000 ये जो प्लस होगा, तो ये अगर मान लो ये 35 है, 5, 40, 50, 51, 51,000 ये हो रहा है, और ये हो जाएगा 52,000। तो 52,000 रुपीज़ डेबिट साइड आ रहा है, और अगर माइनस किया जाए तो 4500 रुपये आ रहा है, 4500, जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बुक में भी दिया है 4500। तो ये एक आंसर हमारा निकल गया टू ग्रॉस प्रॉफिट 4500। अच्छा, कुछ बच्चों का इंक्वायरी रहता है, क्वेश्चंस रहता है, माइंड में ये डाउट रहता है कि सर क्या हम जैसे कि ये फाइनल अकाउंट बना लिए, आंसर सही नहीं आ रहा है, या कुछ कुछ चीज़ों को हम लिख लिए हैं, तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? तो जी हाँ बेटा, इसमें स्टेप मार्किंग मिलता है। जैसे मैथ्स में आप अगर आंसर नहीं आया लेकिन आप कंटिन्यू उसको बनाए हो, है ना, और किसी कैलकुलेशन की वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल मार्क्स मिलता है। वैसे इसी प्रकार यहाँ पर अकाउंट्स में भी, जैसे कि इस तरीके से आप बनाकर छोड़ दिए, टोटल नहीं किए, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर का है तो हो सकता है इतने में ही आपको 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें लिखना आपका ज़रूरी है, डेबिट, क्रेडिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई जो हमारे होनहार छात्र होते हैं जिनको सिर्फ फॉर्मेट खींचने आता है, वो भी हमसे पूछते हैं कि सर फॉर्मेट का भी नंबर मिलता है क्या? तो हाँ बेटा, फॉर्मेट का भी नंबर मिल जाता है, एक आध नंबर दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाता है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया 4500। अब इधर देखते हैं, तो देखिए यार यहाँ पर तो 5250 रुपये का तो डेप्रीशिएशन ही है, और इधर 4500, मतलब इधर की ही वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, है ना, मतलब कि नेट लॉस होना है इसमें। तो चलिए यहाँ पर टोटल कर लेते हैं सबसे पहले डेबिट साइड को। ये डेबिट साइड का ये 1000 है। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से टोटल कर सकूँ, ताकि आंसर में कोई गलती ना आए। कितना दिया हुआ है? 1000 है, उसके बाद है 180, उसके बाद है 5250, 2700, उसके बाद है 486, उसके बाद है 700, उसके बाद है 400। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6, और यहाँ से हो गया 8 और 5 13, 13 और 8 हो गया 21 का 1, 2 कैरी, यहाँ पर हो गया 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, और 23 और 4 हो जाएगा 23 और 4 27 का 7, 2 कैरी, 2 और ये 3, 3 और 5 8, और ये 9 10, 10,716। ठीक है, 10,716। कुछ चीज़ को भूल रहे हैं क्या हम? ओके, ठीक ठीक ठीक। फर्नीचर लॉस ऑन फर्नीचर 400 रुपये, उसको भूल गया था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ये डेबिट साइड आएगा, ऊपर लिख देता हूँ टू लॉस ऑन फर्नीचर। फर्नीचर से लॉस हो रहा है, वो एक्सपेंस है 400 रुपये, तो यहाँ पर 400 रुपये ऐड कर लिया जाएगा। 7 8 9 10 11 और ये 1 11,116। दोनों साइड उसी को ही लिखेंगे, 11,116 रुपीज़, 11,116, जिसमें माइनस कर देंगे 4,500। 11,116 में माइनस करेंगे 4,500, तो ये 6, ये 1 इधर कैरी हुआ, तो क्या हो गया 11 में जाएगा 5 तो आएगा 6, ये 10 हो गया, यहाँ पर आएगा 6,616, जो कि हमारा नेट लॉस दिखा रहा है 6,616। तो यहाँ पर बाई नेट लॉस ये आ गया 6,616। अब ये नेट लॉस जो है कैपिटल को कम करता है, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिख लिए हैं, जिसमें माइनस हो जाएगा नेट लॉस NL 6,616।
ड्राइंग एक बार चेक कर लेते हैं ड्राइंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। ठीक 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 ठीक, ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बैलेंस शीट कितना आना चाहिए? तो बैलेंस शीट आना चाहिए 60,564। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको 50,000 में माइनस करना है 6,616। तो अब ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो ये कैरी होगा 10, तो 10 में माइनस करेंगे 6 तो ये आएगा 4, और ये 9 हो जाएगा। 9 में माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और फिर ये 9 हो गया तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और ये फिर 9 तो ये आ जाएगा आपका यहाँ सॉरी आपका ये ठीक है 9 में 3 गया, ये 3, और ये आ जाएगा 4, 43,384। अगर आपको अपने जो कैलकुलेशन है उसमें अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि सही है कि नहीं, तो इन दोनों वैल्यू को वापस प्लस करके देख लो कि 50,000 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे 43,384 आया है, उसमें आप फिर से वापस प्लस करके देख लो। अगर प्लस करने से 50,000 आ रहा है, मतलब कि जो माइनस किए हो आप सही किए हो। तो 8, 9, 10, ये 9, 10, ये 9, 10, और ये कितना आ गया? 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा? 43,384 आ जाएगा आउटर कॉलम में। उसके बाद 43,384 में प्लस करेंगे 13,000 रुपीज़, और प्लस करेंगे 800 और 200 कितना हो जाएगा? 1,000, और 1,000 और 3,180 हो जाएगा 4,180। तो डायरेक्ट मैं 4,180 लिख लेता हूँ। ये 4 आया, 8, 8, 16 का 6, 3 और 1 4, 5 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 और ये 4, 5 और ये 6, 60,564 जो कि बैलेंस शीट टैली हो रहा है 60,564। ठीक है, इस साइड अप कर लेते हैं। ये तो मैंने बैलेंस शीट वो बुक के आंसर को देखकर लिख दिया था। इधर हम टोटल कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। 6,500 में प्लस करेंगे 29,750 और प्लस करेंगे 23,814 और ये 500। ये प्लस हुआ तो 4, ये 5 और 1 6, ये हुआ 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25 का 5, 2 कैरी, 2 और 6 हो जाएगा 8, और 8 और 9 हो जाएगा 17, और 17 और 3 हो जाएगा 20 का 0 और 2 कैरी, 2, 2, 4 और 2 6, 60,564 इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। और बेटा जिन्होंने भी अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू।